Hello everyone, this is Priya Pathak, your science mentor. I welcome you all on amazing platform of Vidya Hut. तो बेटा आज की क्लास में हमें क्या करना है, हम हमारा पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। आज के क्लास में हमें क्या देखना है, आज के क्लास में हमें इसका सेकंड पार्ट कवर करना है। तो आज के क्लास में हम क्या, हमने जो आपका चैप्टर का नेम है ना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो वो आपका जो फर्स्ट नेम है केमिकल रिएक्शन, उसको पूरा समझ लिया था। तो आज के क्लास में हम हमारे सेकेंड नेम को पूरा समझ लेंगे, दैट इज इक्वेशन। आज के क्लास में हम इक्वेशन की बातें करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं। देन हम और इसकी धीमे धीमे बातें जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखें कि वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए, एक इक्वेशन को पढ़ के लोगों को बहुत सारी चीजें समझ आ जाए। ये सारी बातें आज हम इस क्लास में जानेंगे। तो काफी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, होप्स आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए हमें क्या पढ़ना है, लास्ट क्लास में बेटा हमने बहुत अच्छे से जान लिया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो एक बार हम बता दें केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें आपके जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है किससे, रिएक्टेंट से। और आपके जब ये आपका चल रहा होता है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, कोई भी नया एटम इधर उधर नहीं आता है। और ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए होती है। इतनी बातें लास्ट क्लास में हमने सीख ली थी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज क्या है भाई, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन बेटा कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो मेथड होता है, केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो मेथड होता है उसे ही हम क्या बुलाते हैं, केमिकल इक्वेशन बुलाते हैं। मतलब कि मैम अब देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन लिखने को तो बेटा जी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जुड़ा ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन हुए, रिएक्ट हुए, इन्होंने वाटर बना दिया। क्या ये केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल है, ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा प्रोडक्ट। बट बेटा ये रिएक्शन इतनी बड़ी बड़ी है, इसमें अभी बस हमने आपके दो रिएक्टेंट लिए हैं। कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें आपके दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, प्लस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा आपके सब्सटेंसेस बनते हैं। तो इतना बड़ा बड़ा लिखने की, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा टाइम हम इस चीज में दें। तो हमने क्या किया, अपने काम को आसान बनाने के लिए ये जो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनको सिंबल असाइन कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी केमिकल रिएक्शन को ये पूरा इस तरीके से ना लिखकर इनको सिंबल और फॉर्मूलेस के में हम क्या करेंगे, उनका यूज करके हम इसे लिखेंगे। यही होती है केमिकल इक्वेशन। देखिए, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulas of a substance and value, it is known as chemical equation. केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन एक मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को आपकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसका यूज करके? सिंबल और फॉर्मूले का यूज करके। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बेटा? H2। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। इससे जो आपका फॉर्मूला बनेगा मिला के, वो क्या बनेगा? H2O, वाटर। तो ये क्या हो गई? ये बेटा आपकी हो गई केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो गई? केमिकल इक्वेशन हो गई, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन को क्या किया, आपके सिंबल्स और फॉर्मूलेस का यूज करके उसको हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, केमिकल देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन में, शॉर्ट वे में लिख रहे हैं, इसलिए हमने इसे एक नाम और दे दिया है, शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? एक शॉर्ट हैंड मेथड होता है
किसको रिप्रेजेंट करने का, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे ही हम बुलाते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बुलाते हैं, केमिकल इक्वेशन बुलाते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन्होंने क्या दिया आपका वाटर दिया। ऐसी जो इक्वेशंस होती है ना जिनमें हम पूरा पूरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का नेम लिखते हैं, ऐसी इक्वेशंस को हम बुलाते हैं वर्ड इक्वेशन। तो क्या अब आप वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूलेज और सिंबल्स पता है। मैम ये हमें कैसे पता चलेंगे बेटा, क्लास 9th में आपको कई जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं जो आपकी क्लास में जरूरी हैं वो आपको सिखाए गए थे। करीब आपको 30 एलिमेंट्स तक उनके सिंबल्स पता होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके तो आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब अगर हमने केमिकल इक्वेशन जान लिया है तो आगे बातें कर लेते हैं। The reactant are always written on the left hand side in a equation with a plus sign between them. देखिए बेटा क्या कह रहे हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट को हमेशा किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा है तो दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। जैसे देखिए इधर लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, दो रिएक्टेंट है तो दोनों के बीच में हमने प्लस साइन किया है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट की बात है। The products are always written in the right hand side in a equation with a plus sign between them. और प्रोडक्ट को हम हमेशा किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे। इधर तो बेटा एक ही प्रोडक्ट था तो प्लस साइन की जरूरत नहीं थी। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ और भी बनता तो हमें एक और प्रोडक्ट क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता। जैसे हमने ऊपर एक रिएक्शन पढ़ी थी ना, क्या, CuSO4 प्लस Fe, ये क्या दे देगा, FeSO4 प्लस Cu। इधर देखो रिएक्टेंट आपके, रिएक्टेंट दो थे, प्रोडक्ट भी दो बने, तो दोनों के बीच में प्लस साइन लगाया है, बिल्कुल लगाया है। आपके देखिए रिएक्टेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट्स आपके राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। यही ये लाइन आपकी बताना चाह रही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। हाउ टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे बेटा, आपकी इक्वेशन में जस्ट हम क्या कर रहे थे, हमने केमिकल जो आपकी वर्ड इक्वेशन थी उसको केमिकल इक्वेशन में जस्ट एज इट इज कन्वर्ट कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना है, हमारी जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है उसको थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, कि कोई अगर पढ़ रहा है तो आप वो उसको पढ़ के उन चीजों के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मिल सके। तो वो हम कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट को इंडिकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट को इंडिकेट कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट कितनी होती है बेटा, 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको एक और पढ़नी है एक्वस। एक्वस क्या होता है, जब किसी भी चीज में पानी का अमाउंट ज्यादा होता है ना, वाटर का अमाउंट ज्यादा, उसे एक्वस बोलते हैं। तो हमें इन 4 स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, आपका लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये किस किस फॉर्म में आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं। जैसे कि आप देखिए बेटा, वही एग्जांपल लेंगे, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। इसमें देखिए हम इनकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, तो हमने ऐसे नोट कर दिया। ऑक्सीजन गैस होती है, इन दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिला, लिक्विड बना। तो देखो जरा, हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या किया, स्टेट को भी यहाँ पे लिख दिया, नोट कर दिया। तो अब इस इक्वेशन को हमें थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बना दिया। तो यही बोल रहे हैं कि हम फिजिकल स्टेट को लिख सकते हैं। ठीक है, by indicating the heat change taking place in the reaction। प्लस हम क्या कर सकते हैं बेटा, हीट चेंज को भी इंडिकेट कर सकते हैं। रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है ना, ये चीजें भी हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, अभी आपको बताते। देखिए बेटा, अगर रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे करके आपका, अगर एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है ना, तो हम रिएक्टेंट साइड में प्लस लगाकर एनर्जी लिख देंगे, है ना, एनर्जी चेंज लिख देंगे, हीट एनर्जी लिख देंगे। तो ये चीज हम जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे तो ये इक्वेशन में ये डिनोट करती है कि इस इक्वेशन में क्या हुआ है, हीट आपकी इवॉल्व हुई है।
अब मान लीजिए किसी इक्वेशन में आपका क्या हुआ है, आपकी जो हीट है वो आपकी एब्जॉर्ब हुई है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई है। तो इस चीज को हम कैसे बताएं, तो इस चीज को बताने के लिए हम क्या करते हैं, एलएचएस साइड में, रिएक्टेंट साइड में हम एनर्जी लिख देते हैं, हीट एनर्जी लिख देते हैं, एनर्जी चेंज लिख देते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि इस रिएक्शन में आपकी क्या हुई है, आपकी जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हुई है। तो क्या सीखे, अगर एब्जॉर्ब हुई है तो आपका रिएक्टेंट साइड में क्या लिखेंगे, हीट एनर्जी लिखेंगे, चेंज इन हीट एनर्जी लिख देंगे। और अगर आपकी क्या हुई है, हीट आपकी इवॉल्व हुई है, तो प्रोडक्ट साइड में एनर्जी लिख देंगे, एनर्जी चेंज लिख देंगे, हीट एनर्जी लिख देंगे, जो आपको ठीक लग रहा है वो लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी इक्वेशन में एनर्जी चेंज, हीट चेंज भी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और किस तरीके से इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। और हम क्या कर सकते हैं बेटा, उन कंडीशंस को लिख सकते हैं जिसमें आपकी क्या हुई है, वो केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि बेटा आपकी कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ही होती हैं, किसी की प्रेजेंस में ही होती हैं, है ना, कोई कैटलिस्ट उन्हें चाहिए ही चाहिए, कोई मेटल चाहिए। तो हम ये सब चीजें भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये रिएक्शन कराने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ा फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम इस तरीके से एरो के ऊपर इसको शो कर सकते हैं कि आपका ये 180 एम प्रेशर में हुई है। तो हम ऐसे इन चीजों को भी नोट कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, इंफॉर्मेशन हमारी थोड़ी सी और इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। अब चलिए बेटा आगे की बातें कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट, मैंने बताया ना कि हम फिजिकल स्टेट को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं हमारी केमिकल इक्वेशन में। तो फिजिकल स्टेट कितनी होती है बेटा, 4 फिजिकल स्टेट होती हैं, आपका सॉलिड, लिक्विड, एक्वस एंड गैस। ठीक है, अब देखिए सॉलिड को कैसे करते हैं, सॉलिड को बेटा सिंबल एस से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सॉलिड मैग्नीशियम लिया है, आपका गैसियस क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है, इन दोनों ने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, MgO बना दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए लिक्विड को हम हमेशा सिंबल L से डिनोट करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में। इधर देखिए H2 गैस ली, आपकी O2 गैस ली, इन दोनों ने क्या बना दिया, लिक्विड H2O बना दिया। गैस को बेटा सिंबल G से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जिंक सॉलिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, फिर हमारा क्या बन गया, ZnSO4 बन गया, और ये देखिए हाइड्रोजन गैस निकल गई। हमें कैसे पता चला H2 गैस है, ये देखो साइड में लिखा हुआ है। तो इसका यूज करके हम इंफॉर्मेशन को, आपकी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन को बेटा हम AQ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा हमने जिंक लिया, H2SO4 हमने एक्वस फॉर्म में लिया है, मतलब कि H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में आपका वाटर मिक्स है। उसके बाद क्या हुआ, ये ZnSO4 जो बना है इन दोनों के रिएक्शन से, वो भी कैसा बना है, एक्वस बना है। कैसे पता चला, ये देखिए आपके इसमें ये दिया गया है। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को, सॉरी इक्वेशन को आपका इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। हीट चेंज की बात जो करी थी, हीट चेंज क्या हो सकती है बेटा, देयर आर टू रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द हीट चेंज। हीट चेंज के बेसिस पर 2 रिएक्शन होती है। ये देखिए, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात मैंने आपको अभी ऊपर ही डिटेल में समझा दी है। वो रिएक्शन जिसमें आपकी हीट इवॉल्व हो रही है उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंडिकेटेड बाय द हीट एनर्जी और जस्ट प्लस एनर्जी ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। कैसे डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट साइड में हीट चेंज या फिर एनर्जी लिखकर हम क्या कर सकते हैं, इसको आपका डिनोट कर सकते हैं। एग्जांपल, रेस्पिरेशन एंड थर्माइट रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बेटा रेस्पिरेशन और थर्माइट रिएक्शन जो होते हैं, ये एग्जांपल आपको पता है, रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए रेस्पिरेशन जरूरी है। हमारा फूड टूटता है, फूड आपका आपके ATP बनता है सेल में, तब हमें एनर्जी मिलती है। तो ये रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, इसलिए रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, यही बातें आपको बतानी थी। एंडोथर्मिक देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये आपका देखिए, आपके रिएक्टेंट साइड में हम हीट लिखेंगे, हीट एनर्जी लिखेंगे, और जस्ट एनर्जी भी लिखकर हम इसको डिनोट कर सकते हैं। कंडीशन बेटा देखिए, इफ द हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, द हीट इन
हीट साइन डेल्टा इज पुट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन। अब मान लीजिए किसी इक्वेशन को कराने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या कर देंगे बेटा, ऐसे एरो जो होता है ना उसके ऊपर जस्ट ऐसे डेल्टा साइन बना देंगे। ये साइन क्या बता रहा है कि इस एनर्जी को कराने के लिए हमें क्या लगा है, हीट लगा है। इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देन सिंबल और द फॉर्मूला ऑफ द कैटलिस्ट आर आल्सो रिटन। अगर क्या हुआ है बेटा, किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सिंबल हुई है, कोई कैटलिस्ट हो गया, मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसको कराने के लिए प्लेटिनम की जरूरत पड़ती है, कई रिएक्शन है जिसमें प्लेटिनम निकल ये चीजों की जरूरत पड़ती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में इसका यूज हुआ है, तो हम इनको ऐसो एरो के ऊपर या एरो के नीचे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। क्यों बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा है, जितने आपके एटम्स रिएक्टेंट साइड में होते हैं उतने ही हमें प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो अब बैलेंस कैसे करेंगे बेटा, हम कुछ नहीं करते हैं, आपके जो फॉर्मूला है उसके आगे आपका वैल्यूज में क्या लिख देते हैं, नंबर्स ऐड कर देते हैं, और हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अभी आपको बताएंगे, देखिए एग्जांपल लीजिए, 2H2 प्लस 2O2 कंबाइन हुआ H2O बना दिया। ठीक है, इसमें देखिए इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 2 हैं, इक्वल है। ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, ये तो बैलेंस नहीं है। अब इधर भी 2 ऑक्सीजन करनी पड़ेगी, कैसे करें 2, तो बेटा हम क्या कर देते हैं, लो हमने इधर 2 लगा दिया। ठीक है, हमने इधर 2 लगाया, तो अब क्या होगा बेटा, बेटा बस 1 मिनट, देखिए देखिए देखिए, इधर हमने क्या किया बेटा, इधर हमने ये 2 लगाया, अब ऑक्सीजन आपके 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन आपका 4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को भी 4 कर देंगे, इधर भी 2 लगा देंगे, हो गई बैलेंस। अब देखो ये कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 + 2 4, ये कितने ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन कितने 2, इधर हाइड्रोजन कितने 2, ये 2 बेटा दोनों के साथ काउंट होगा। ठीक है, ओवरऑल उसमें लिखा हुआ है ना पूरे फॉर्मूले के आगे, तो दोनों के लिए काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर्स को आपके फॉर्मूलों के आगे लिखकर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं कोफिशिएंट में। आगे आइए, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। Unbalanced chemical equation has equal number of atoms, one or more elements in the reactant or product। बेटा unbalanced chemical equation में क्या होता है, unbalanced chemical equation में unequal number of atoms होते हैं, जो कि गलत है। क्या अगर लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो आपके क्या होने चाहिए, एटम्स दोनों साइड में बराबर होने चाहिए। Since the number of atoms of various element in the reactant and product is unequal, we can say that unbalanced equation has unequal mass of various elements in the reactant and product। बेटा जी क्या होगा, अगर आपके एटम्स अनबैलेंस इक्वेशन में अलग अलग होंगे तो क्या होगा, उस इक्वेशन का जो मास होगा वो भी अलग अलग होगा, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना प्रोडक्ट का नहीं होगा। तो ये चीज तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, वही बात ये हमारे कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो मास है वो एटम से ही तो मिला, एटम्स अनइक्वल मतलब मास अनइक्वल। ठीक है, द अनबैलेंस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। बेटा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी बुलाते हैं। ये जो आपकी है देखिए अनबैलेंस है, देखिए कैसे, इधर आपका जो आयरन है 2 है, इधर आपका 1 ही है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर कार्बन 1 है, इधर 2 है। अब देखिए जरा क्या करें, इधर अगर हम 2 लगा देंगे तो हमारा क्या आयरन बैलेंस हो जाएगा, हाँ हो गया आयरन। अब देखिए ऑक्सीजन क्या करें, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। अब क्या किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसके सामने अगर हम ये लगा दे तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, जस्ट आपके सिंबल्स का यूज करके ऐसे करके हम क्या करेंगे, इधर भी नंबर्स लिखेंगे और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है,
आपको जब मैं डिटेल में समझाऊंगी कैसे बैलेंस करते हैं तब एक एक स्टेप बताएंगे, इसको हम बोलते हैं नाम भी, ठीक है, लेते हैं। Balancing a chemical equation. According to the law of conservation of mass, no atoms can be created or destroyed in a chemical reaction, so that the number of atoms of the each element in the reactant size has to balance the number of atoms that are present in the product side. क्या कह रहे हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग एटम्स आपके ना ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय बनते हैं, तो फिर किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इन अदर्स वर्ड, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिसिपेटेड इन केमिकल रिएक्शन। ये भी कह सकते हैं जो टोटल मास है प्रोडक्ट का वो हमेशा इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट से। अब कैसे बैलेंस करें, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, देखिए। The changes that occur during the chemical reaction are represented by a chemical equation. वो चेंजेस जो आपके केमिकल रिएक्शन के टाइम पर हुए हैं वो उन्हें हम कब रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन के टाइम पर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। The equilibrium of all chemical equation must be maintained. This means that on the both side of the arrow the number of each sort of atoms must be same. बेटा हमें इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, इसका मतलब क्या है, दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने ही होने चाहिए, ठीक है। केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड यूजिंग अ कोफिशिएंट। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, कोफिशिएंट का, जो मैं ऊपर लगा रही थी ना अभी, कोफिशिएंट आगे लगा रहे थे जिससे हमारे इक्वल हो रहे थे बैलेंस, तो इन्हीं का यूज करके हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अ कोफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। वो कोफिशिएंट क्या होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे, दैट इज एडेड टू द फ्रंट ऑफ अ केमिकल सिंबल, और उन्हें हम कहाँ लगाएंगे, फ्रंट ऑफ अ केमिकल सिंबल, ठीक है। और अ फॉर्मूला, इट इज इंडिकेटेड द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये बेटा आपका इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो आपके केमिकल रिएक्शन में यूज हुए हैं, ठीक है। Place coefficient in front of a symbol or the formulas as needed to the balance a chemical equation so that the same number of each type of atoms appears in the both reactant side. वही बेटा बातें की गई है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। इसको बेटा थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा नहीं समझ सकते, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे समझ आए। ये देखिए बेटा, ये जो आपको ऊपर लिखी हुई है ये क्या है, आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या लिखा हुआ है, Zn plus HCl gives out ZnCl2 plus H2। ये अभी क्या है, अनबैलेंस है। अनबैलेंस कैसे है, इधर देखो क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन एक ही है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन एक ही है। तो हमने क्या किया, ये लो, इधर हमने क्या लगा दिया, इधर हमने 2 लगा दिया, तो इधर अब क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया और क्लोरीन भी इक्वल हो गया। अब ये इक्वेशन क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से कोफिशिएंट का यूज करके हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। The first step in balancing a chemical equation to return the number of atoms of the element present in the left hand side and the right hand side। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो आपका स्टेप है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का वो ये है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, कितने लेफ्ट हैंड साइड में है कितने राइट हैंड साइड में है। We should always start balancing with the compound that contains a maximum number of atom। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड को बैलेंस करेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा क्या है, नंबर ऑफ एटम है। इट कैन बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। देन इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। While balancing a chemical equation, the molecular formulas of the reactant and product should not change। जब बेटा हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपका ये होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो बेटा हम इसको H2SO3 नहीं कर सकते, हमें जो भी कोफिशिएंट ऐड करना है वो आगे ही करेंगे, फॉर्मूलेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। The molecular formula are simply multiplied by a switchable coefficient। जो molecular formula जो कोफिशिएंट होगा ना वो पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने इसके आगे 2 लगाया है ना, HCl लिखा है, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी ऐड होगा, ये 2 आपका क्लोरीन के साथ भी ऐड होगा ही होगा,
ठीक है, जिसे हम बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। व्हाइल बैलेंसिंग अ इक्वेशन, चेंज का कोफिशिएंट द नंबर ऑफ द फ्रंट ऑफ द कंपाउंड सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट इज सेम ऑन द इनसाइड। ठीक है, यही बेटा, ये देखो बेटा कैसे करते हैं बैलेंस। ये देखिए क्या था, ये आपकी इक्वेशन लिखी गई है, देखो P4O10 plus 6H2O gives out H3PO4। देखिए बेटा इसमें हम फास्फोरस देखें, फास्फोरस अगर देखें कितने हैं LHS साइड में, कितने हैं 4 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं आपके, ऑक्सीजन कितने हैं 10 हैं। ठीक है, इधर आ जाइए, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन की बेटा अगर बात करें हम तो आपके 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, और क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन बेटा 11 होंगे आपके, 11 नहीं 16 ऑक्सीजन है। देखो 16 ऑक्सीजन है, 10 ये रहा और ये देखो। ठीक है, आपके कितने हैं 16, 6 ये रहा, 10 और 6 16 ऑक्सीजन हो गए। और देखिए अब आरएचएस पे आ जाइए, क्या है आरएचएस पे जाएंगे, आरएचएस साइड। तो इधर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन की अगर बात करें, सबसे पहले फास्फोरस की बात कर लेते हैं। फास्फोरस कितने हैं बेटा, फास्फोरस आपके 4 हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है। ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड, ऑक्सीजन भी आपके 4 हैं। एंड देन उसके बाद हाइड्रोजन पे आ जाते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 3 हैं। देखिए जरा क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल भी नहीं। फास्फोरस तो बैलेंस है, एलएचएस साइड में भी 4 है, आरएचएस साइड में भी 4 है। और आपका ये देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 16 है और इधर 4 ही है, इधर हाइड्रोजन 12 है, इधर क्या है 3 है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बेटा कुछ नहीं, जस्ट हम क्या कर देंगे, इसके आगे 4 लगा देंगे। 4 लगाने से देखिए क्या हुआ, 4 3 क्या होता है 12 होता है क्या, तो इधर कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। इधर हम 4 लगाएंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। इधर भी हाइड्रोजन 12, इधर भी 12, इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब देखो जरा ऑक्सीजन इधर कितने हैं 16 है, तो ये 4 इस वाले 4 से ऐड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 4 4 16। तो लो भाई इधर अगर हम 4 लगा रहे हैं तो ये आ गया 16, तो ये भी आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। और फास्फोरस तो थे ही, तो हमने जस्ट क्या किया 4 कोफिशिएंट को आगे लगाया, हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो इस तरीके से बेटा आपको बार बार अलग अलग नंबर को लगा के देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर फिट हो रहा है। इसे ही हम बुलाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बुलाते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बुलाते हैं। अब ये देखिए बेटा कुछ आपकी नॉर्मल इक्वेशंस दी गई हैं जिसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। इक्वेशन क्या है, BaCl2H2SO4, क्या निकला है आपके प्रोडक्ट में BaSO4 प्लस H2 प्लस HCl। इधर देखिए क्लोरीन बेटा इधर 2 है, इधर एक ही है, और इधर क्या बैलेंस नहीं है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन एक ही है। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का नंबर बराबर नहीं है। ठीक है, बाकी तो आपका ये देखिए Ba सेम है दोनों में, और सल्फेट भी आपके सेम है, बस हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करना है। बड़ा मेथड लगाते हैं। ठीक है, LHS साइड के पहले एलिमेंट लिखते हैं, फिर RHS साइड के लिखते हैं। LHS में क्या है बेटा, LHS में आपका बेरिलियम है, बेरिलियम कितने हैं 1 है। क्लोरीन कितने हैं बेटा, क्लोरीन आपका 2 है। हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन बेटा आपकी 2 है। सल्फेट कितना है 1 है। इधर देखिए बेरिलियम देखना है, क्लोरीन देखना है, हाइड्रोजन देखना है और SO4 देखना है। बेरिलियम कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है, सल्फेट कितना है 1 है। मतलब कि आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन नहीं है, इधर 2 है, इधर ऐड आपका क्या है 1 है। हम अगर इधर 2 लगा देंगे तो क्या ये नहीं हो गया, अब देखिए इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 2 क्या हो गए, क्लोरीन हो गए। तो लो भाई कुछ नहीं करो, 2 से इन दोनों को इनटू कर दो, हो गए बराबर, हो गई इक्वेशन बैलेंस। जस्ट हमने HCl के आगे 2 लगाया, हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। क्या हो गई, बैलेंस हो गए। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को भी हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमारी क्या करनी है, आपका देखिए कैल्शियम ये रहा, इधर कैल्शियम ये रहा। ठीक है, इधर आपके अगर हाइड्रोजन की बात करें कितने हैं 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन आपके 4 हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं,
इधर ऑक्सीजन देखिए, ये आपका नॉर्मल, ये आपका ऑक्सीजन, ये 3 और 2 5 ऑक्सीजन है। इसको हम क्या करेंगे, इसी तरीके से आप जो मैंने मेथड लगाया था ना, ये मेथड लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे इसको बैलेंस करने की। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। कुछ नहीं है, आपको जस्ट क्या लिखना है, इधर साइड के एलिमेंट लिखेंगे, इधर साइड के एलिमेंट लिखेंगे और इन दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे और फाइनली आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बस कोफिशिएंट लगाना है, बहुत इजी होता है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा स्टार्टिंग में आपको, क्योंकि बार बार नंबर हटा के देखना होता है, पर फिर आपका ये हो जाता है। होप तो आपको सभी चीजें समझ आई होंगी बेटा। आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी के इस चैप्टर में अभी आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह बचे हुए हैं, उनको हम हमारे आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको एक एक चीज समझ में आए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।